हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्वेंट के बारे में कि सिविल सर्वेंट हम सुनते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट है, ऐसे ऐसे नाम हम सुनते रहते हैं। तो इनका काम क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट देखो, जो सिविल सर्वेंट का जो मुख्यतः रोल होता है वो पॉलिसीज़ वगैरह को अप्लाई करने में, हम वन बाय करके बात करेंगे। तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, वो गवर्नेंस के एग्जीक्यूटिव विंग के परमानेंट ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो ये इस सर्विस का स्टार्ट जो है लॉर्ड मैकनले द्वारा 1854 में किया गया था। बाद में जो अपना देश आज़ाद हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद, इसको कैटेगराइज किया गया 3 सर्विसेज में, जिसमें नाम दिया गया ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल सर्विसेज में दुनिया भर की सर्विसेज आती हैं, जैसे आपका आईआरएस हो गया, आईआरटीएस हो गया, और बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज बड़े बड़े रैंक लेवल की होती हैं वो सब आ जाती हैं। इसका स्टेट गवर्नमेंट का तो आप जानते ही हैं कि जो स्टेट रिक्रूट करता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है ना कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू होता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें रिक्रूट करती है और फिर इनको ट्रेनिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और रिक्रूट और ट्रेनिंग के बाद इनको पूरी तरीके से ट्रेन करने के बाद इनको स्टेट को सौंप देती है। मतलब ये अपनी सर्विसेज हर स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कैडर में जाकर के अपनी सर्विसेज को देते हैं। वहीं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ट्रेन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन जो स्टेट सर्विसेज हैं उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसे रिक्रूट भी करती है और उसको उनको ट्रेन भी करती है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो काम भी करते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये क्या होता है ना, रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ट्रेंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन जब इनकी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट में होती है, लेकिन कुछ कुछ पीरियड में डिप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के ये अपनी सेवाएं को देते हैं। आईपीएस जो ये ऑफिसर्स होते हैं, इनका प्रमोशन कैसे होता है, हम थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखो, आईएएस जब रिक्रूट होकर के जब अपनी सेवाएं देने आता है तो पहले जो पहली रैंक मिलती है उसका नाम होता है एसडीएम, फिर उसके बाद प्रमोट होकर बनते हैं एडीएम, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो बनते हैं डीएम, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो फिर कमिश्नर, एंड फिर सेक्रेटरी लेवल के बनते हुए स्टेट में सेक्रेटरी, फिर डिप्यूटेशन में जाता है सेक्रेटरी, फिर ऐसे बनते बनते ये हायर लेवल के मतलब चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक हासिल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्विस कितना टाइम तक बचा हुआ है। वहीं पे अगर हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस को जो फर्स्ट रैंक मिलती है किसी भी स्टेट में, जब उसका डिप्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पे सबसे पहले रैंक जो उसको मिलती है उसका नाम है एएसपी। फिर उसके बाद फिर बनता है एसपी, फिर एसएसपी, फिर इसके बाद डीआईजी, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो आईजी, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो एडीजी, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो डीजीपी, ठीक है। तो ये डीजीपी जो होता है वो मुख्यतः एक विंग को संभालता है, एक बड़े लेवल की, मतलब जैसे कि कोई देखते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी है, सीआरपीएफ के डीजीपी हैं, आईटीबीपी के डीजीपी हैं, एंड असम राइफल के डीजीपी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं, झारखंड के जो डीजीपी हैं, तो वो एक पूरे विंग को संभालते हैं। तो ये तो होगा कि इनकी सर्विस कैसे होती है, इनके प्रमोशन कैसे होते हैं, ऐसे हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही। तो आज हम समझेंगे ना इनकी रोल क्या है, मतलब इनके मेन रोल क्या है सिविल सर्वेंट के, जो काफ़ी हाइप बना रहता है कि भाई फला आईएएस है, आईपीएस है। ऐसा क्या रोल इनको मिल जाता है कि सोसाइटी में इनको इतना रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है कि भाई सिविल सर्वेंट है। अगर हम पहली बात करें ना तो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, मतलब आपने देखा होगा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, बट ये परमानेंट ऑफिशियल हैं, ये 60 साल तक हिलते डुलते नहीं हैं। और जब ये सरकारें आती जाती रहती हैं, 5 साल में एमपी बदल जाता है, फिर एमएलए बदल जाता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ वो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ या जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर चुका होता है वो फिर कैसे होता है, क्योंकि जब ये 5 साल में बदल जाते हैं, दूसरी सरकार आती है, तो वो तो 5 साल में तो काम पूरा हो नहीं पाता है। तो वो जो बैकएंड पे जो इस काम को पूरा करवाते हैं वही होते हैं सिविल सर्वेंट। मतलब सामने आपको मिनिस्टर्स दिखते हैं, लेकिन उन मिनिस्टर के पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं सिविल सर्वेंट। पूरी नॉलेज के साथ उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है तो समाज में ऐसे सुधार होंगे। तो चाहे इलेक्शन हो रहा हो, चाहे पार्टी डिज़ोल्व हो गई हो, समय से पहले डिज़ोल्व हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, जिसका बैकग्राउंड में पूरा जो देश को चलाने का काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट ही होते हैं। तो मुख्यतः देश को चलाने के लिए सिविल क्या करते हैं, दूसरा इनका और बड़ा रोल होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी है उसको पीपल तक पहुँचाना, मतलब लोगों तक पहुँचाना, ग्राउंड लेवल पर पहुँचाना और उस पर काम करवाना, ये इनका काम होता है। और दूसरा ना कि लोगों की समस्याओं को समझ करके उसको हायर अथॉरिटी तक कन्वे करना, मतलब लोगों ऊपर के अथॉरिटी तक पहुंचाना कि ग्राउंड लेवल पे ये समस्याएं आ रही हैं, तो इसमें कुछ अगर पॉलिसीज़ वगैरह बने तो इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। तो मतलब इनका जो मुख्यतः काम होता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना, लोगों तक पहुंचाना, एंड ग्राउंड लेवल के लोगों की बातों को ऊपर अथॉरिटी तक। ये है ना कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, मतलब जैसे कि कोई पॉलिसीज़ बन रही है तो उसको एक सिविल सर्वेंट ही बनाता है,
जब वो एक अच्छी रैंक हायर अचीव करके जब वो पहुंचता है सेक्रेटरी लेवल या किसी अच्छे ओहदे पे, तो आप देखते हो कि कमेटी गठित की जाती है किसी पॉलिसी को बनाने के लिए, कोई स्कीम आ रही है तो वो ऐसे नहीं बन जाती है। उसके लिए सिविल सर्वेंट वगैरह जो है वो पूरा काम करते हैं कि यार अगर इस पॉलिसी को लाया जाए तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और इसको कुछ कुछ पॉलिसीज़ आपने देखा होगा कुछ कुछ रीजन को टारगेट करके बनाई जाती है, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए क्या है, SC ST कम्युनिटी के लिए क्या है, या ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ रीजनल लेवल पे कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं। और तो ये सारा काम जो हमारे सिविल सर्वेंट ही करते हैं, ठीक है। ये सिविल सर्वेंट करते हैं, मिनिस्टर्स जाकर के सिर्फ इसको बताते हैं, स्पीक में बोलते हैं अपने कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन बैकएंड में आप देखोगे तो सारा काम सिविल सर्वेंट ही करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन होता है भी होता है, और जो जो हायर अथॉरिटी जो सिविल सर्वेंट होता है जब इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है ना, तो अपने नीचे के लेवल तक के ऑफिसर्स को जो नए रिक्रूट होते हैं या और भी जो ऑफिसर्स हों उनसे तक ये डाटा मतलब कि डाटा कलेक्ट करते हैं। और पूरी NGOs वगैरह बहुत सारे अथॉरिटी हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं कि अगर इस पॉलिसी को लाया जाए तो फ़ायदा क्या होगा, या कोई नई पॉलिसी बनाना है तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पूरे जो पॉलिसी फार्मुलेशन काम होता है ये सिविल सर्वेंट का काम होता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब जब इलेक्शन करवाना होता है, इंडिया एक लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन है चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, वो हमारा सिविल सर्वेंट ही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस पूरे को कंडक्ट कराता है इलेक्शन को, तो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े ऑफिसर से वो पूरा एकदम कॉन्टैक्ट में रहता है। जैसे अपना IAS हो गया, IPS हो गया, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है उनसे पूरा होता है। और उनको उसमें ऐसी पावर दी जाती है कि वो जो भी चीज़ें हैं वो सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही बताएंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई चीज़ जो उसे कन्वे करना है वो सीधे उस स्टेट के उस जिले के उस ऑफिसर्स को सीधे सीधे कन्वे करेगा। और इनका बड़ा रोल प्ले होता है पूरी मनी को सर्कुलेशन को रोकने के लिए, मतलब कि जो इलेक्शन में मनी इधर से उधर होती है उसको रोकने के लिए इलेक्शन एक सही तरीके से कराया जाए, पीसफुली तरीके से कंडक्ट कराया जाए, कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यही हमारे सिविल सर्वेंट IAS IPS और जो बड़े बड़े रैंक के और भी ऑफिसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब पूरे सिनेरियो को कंडक्ट कराने में, तभी जाके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट जो रोल होता है इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। आपको पता है 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इन सब लोगों को राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू दुनिया भर का दिया गया है। अब इसका दुरुपयोग करते हुए लोग अपनी फ्रीडम का, अपनी स्पीच का दुरुपयोग करते हुए कुछ कुछ आप देखे होंगे हमेशा करी जाते हैं। कहीं कोई कुछ उल्टा बोल जाता है, तो कहीं कोई दूसरे को सताता है, गरीब तबका को सताता है, तो कहीं कहीं उसका लोग दुरुपयोग कर जाते हैं। तो यही सिविल सर्वेंट हैं। अगर ये शासन प्रणाली को उस तरीके से लागू नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सही से इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन अपने ही में ही लड़के मर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब कहीं भी कोई भी हल्का सा भी कुछ गलत करता है उसके खिलाफ अच्छा खासा एक्शन लिया जाता है, ताकि बाकी लोग इसको देख करके समझे कि अगर हम करेंगे तो हम भी इसी तरह फंसेंगे। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन को चलाने के लिए बहुत अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखो कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कुछ इथिकल कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जहाँ पे लोग जातियों में मार कर ले रहे हैं, मतलब फूंक दिया जा रहा है, मतलब बस्तियाँ फूंक दी जाती हैं, आपने न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे। तो ये सारे जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनको पूरे कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे कि जब कुछ सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो बिना स्टेट या सेंट्रल से मदद लिए हुए काफ़ी अच्छा बदलाव कर जाते हैं समाज में। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्मस्ट्रांग पामे जो एक मणिपुर के ऑफिसर थे, उस समय IAS ऑफिसर थे 2012 में, उन्होंने 100 किलोमीटर की एक रोड बना दी सिर्फ क्राउड फंडिंग करके, मतलब बिना स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट के, बिना उससे सहायता मांगे हुए स्टेट से, उन्होंने क्राउड फंडिंग करके 100 किलोमीटर की रोड बना दी, जिस रोड को बोलते हैं पीपुल्स रोड। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ एक सिविल सर्वेंट ही कर सकता है, उसके अलावा कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर अथॉरिटी के साथ साथ वो लोगों को एक तरीके से समझा पाते हैं कि यार अगर ये चीज़ें बन जाएंगी तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो 100 किलोमीटर का रोड बनाना, वो भी क्राउड फंडिंग करके, वो भी लोगों से, जहाँ पे आप देखो 10 रुपये लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे निकाल दिए कि 100 किलोमीटर की रोड बन गई। तो ये कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट ही इसको कर सकता है, बाकी लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लियरेंस पास कराना होता है। तो एक अथॉरिटी है, एक पावर है जो क्लियरेंस पास करा लेंगे, क्राउड फंडिंग करा दिया तो उससे काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं IAS IPS दुनिया भर के जो ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं। हमें लगता है कि यार ये बस मिसयूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम करते हैं। आप इनकी जगह पे बैठ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जिला को चलाना कितना कठिन काम होता है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें ना कि आप बहुत सारा लोकल लेवल पे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए स्कूल कॉलेज ऐसे ऐसी चीज़ों को क्राउड फंडिंग करके अरेंज करके बना देते हैं ना, कि वो एक नामुमकिन सा होता है।
बिना स्टेट या सेंट्रल से असिस्टेंट लिए हुए, बिना उनकी सहायता के। आपने देखा होगा कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी साइन हो रही है, कोई MOU साइन हो रहा है, तो उसमें मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े अच्छे लेवल पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को ही तो पूरा नॉलेज होता है कि कैसे MOU में क्या बातें करनी है, ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो जाके वहाँ पे इंडिया के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और उस कंट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो मीटिंग करके उन चीज़ों को साइन करते हैं। फिर हमें सामने देखने को मिलता है कि एक डिफेंस मिनिस्टर दूसरे डिफेंस मिनिस्टर को ट्रांसफर कर रहा है, वो हाथ में फाइल लेके खड़े होते हैं, फोटो खिंचा रहे होते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में जो सारी कहानी होती है वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है, वो सिविल सर्वेंट की होती है, जो लोगों को लगता है कि पता नहीं चल पाता एक तरीके से, या लोगों को लगता है ये मिनिस्टर्स ही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अपने देश की क्या प्रॉब्लम्स है, अपने देश ने क्या क्या किया है, उन सारी बातों को गिनाने के लिए पूरा यूनाइटेड नेशन में से लेकर के हर जगह जहाँ भी ट्रीटी होती है, जहाँ भी मीटिंग होती है, समिट होती है, वो हर जगह अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, वही हैं जो देश को इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिविल सर्वेंट का एक छोटा दायरा नहीं, एक बहुत वाइड दायरा है, और इसीलिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस एग्ज़ाम में ना सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट भी आपको मिलती है, जो सोसाइटी में आप देखते ही रहते हैं कि अलग नज़रिया से देखा जाता है कि भाई IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, IFS हैं, या जो भी हैं, व्हाटएवर द सर्विसेज उनके पास होती है। तो एक है, क्योंकि एक नज़रिया इसलिए है क्योंकि यार एक बड़ा बदलाव करने के लिए उनको एक सर्विस मिली हुई है, ठीक है। तो एक छोटी सर्विस नहीं है, थोड़ा बड़ी सर्विस के साथ साथ थोड़ी चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत रहता है, कभी कभी हायर अथॉरिटी से किसी चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं, वो परमिशन जल्दी मिल नहीं पाती है, या बहुत समय लग जाता है कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने में। उनके हाथ में तो है कि हम इसको फटाक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें बंधे हुए हैं कि उन्हें हायर अथॉरिटी से उस चीज़ को परमिशन लेना है, तभी तो वो उसको ग्राउंड लेवल पर कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एक सर्विस, ये जो IAS की सर्विस है, IPS की सर्विस है, एक बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत ही सुंदर सर्विस है। रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी भी मिलती है, और आपको एक समाज में एक सुधार, बदलाव करने के लिए भी एक मौका मिलता है, जो हर किसी को नहीं कर सकता, हर कोई कर ही नहीं सकता है उसको। क्योंकि आप एक छोटा सा काम करने जाओ, आप इतना सोचो कि अगर आपको एक जुलूस भी निकालना है, एक आपको अनशन पे बैठना है, आपको एक कुछ भी आपको करना है, आपको उस एरिया के ऑफिसर से जाके क्लियरेंस लेना पड़ता है कि भाई हम ये इस समय पे यहाँ से एक रैली निकालना है, हमें क्लियरेंस चाहिए। तो आपको हर एक बात के लिए उनके पास क्लियरेंस होता है, और उनके पास इतनी पावर होती है कि वो कोई भी चीज़, कोई भी समाज में सुधार ला सकते हैं, और लाते भी हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं वो ज़्यादा तरीके से पेपर में छप नहीं पाते हैं, इसलिए लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि एक सिविल सर्वेंट का क्या काम होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।